अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरे की उन्नत तकनीक से खेती करके ले अधिक पैदावार। पपीता के बाग में लगने वाले रोग रोकथाम के उपाय। अपने राज्य में बाजरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि बाजरे की फसल मुख्य रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है और बाजरे की फसल से किसानों को अनाज और पशुओं को खिलाने के लिए चारा मिल जाता है। तो जो किसान बाजरे की खेती करने जा रहे हैं वे किसान बाजरे की उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें बाजरे की उन्नत तकनीक से बुआई, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राम प्रताप यादव से। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। किस्मों की अगर हम बात करें तो राज 171 कंप्लीट वैरायटी है जो जल्दी बारिश आने पर बहुत अच्छी पैदावार देती है। HHV 67 जो लेट बारिश आएगी तो बहुत अच्छी पैदावार देती है। और अभी बायोफोर्टिफाइड किस्मों की अगर बात करें तो RHB 233, RHB 234 ये दोनों बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं जो कि मानव की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अगर उपलब्ध हो तो ये किस्में बोने की कोशिश करें किसान भाई। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते तो वे बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित उर्वरक प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रहे बीज बुआई से पहले बीज का उपचार बहुत जरूरी है। 3 ग्राम पावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से फंजिसाइड से बीज को पहले उपचारित करें। इसके बाद दीमक और सफ़ेद लट के लिए इमिडाक्लोरोपिड 600 FS 8 से 9 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचारित कर करके और बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई के ऊपर
बारिश होने के बाद बिजाई करें। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पा लेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। और इसके लिए किसान भाई एक चीज का और ध्यान रखें कि बिजाई के 30 दिन की होने तक फसल की निराई गुड़ाई और अगर गहरी पौध लग गई तो उसकी छटाई करना बहुत ही आवश्यक है। और निराई गुड़ाई से जो है नमी का संरक्षण भी होगा तथा आपकी फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। नेटवर्क में भाग लेते हैं और हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का शहरवासियों को खास इंतजार रहता है। इस साल निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारियों में मंदिर प्रशासन और रथ यात्रा समिति जुट चुकी है। इस बार रथ यात्रा को और भी भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। जगन्नाथ प्रभु 20 जून को नगर भ्रमण पर निकलेंगे। जिस रथ से प्रभु नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे वो भव्य रथ ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य के जिन किसान भाइयों ने पपीता की बागवानी कर रखी है, उनके बागों में इस समय कई तरह के रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि पौधों की बढ़वार और फलन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसीलिए समय रहते पपीता में लगने वाले रोगों का नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AP भगत से। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पपीता कितना फ़ायदेमंद फल है। यह पाचन क्रिया में आपको कितना फ़ायदा देता है। कोई भी पेपेन और इसमें जो एंजाइम निकलता हुआ पाचन क्रिया में सहायक होता है, जिसको पेपेन पपीता के दूध से जो निकलता है उसको पेपेन बोलते हैं। कभी आप सुनते होंगे कि पपीता के पत्ते को चबा के आप जो उजला प्लेटलेट्स होता है खून में, उसको वृद्धि करते हैं। तो इसका महत्व कितना आप जानते हैं। तो पपीता खेती करना बहुत लाभदायक होता है। जितना भी आप इन खर्च करते हैं उससे आपका ज़्यादा फायदा देता है। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं। लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि पत्ता जो है मुड़ जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। पत्तियां आपका इसका पपीता का पीलापन हो जाता है। देखेंगे कि बरसात में कि पत्ती जो है ऊपर शीर्ष से पीला होते हुए नीचे चला आता है। तो इन सभी तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर आप पके हुए फल या हरा फल को देखेंगे ठीक से तो उस पर रिंग नुमा, चूड़ी नुमा, अंगूठी नुमा रिंग बनता है। यह भी एक रोग होता है। अगर विशेष ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है। पपीता में लगने वाला यह वायरस रोग सबसे अधिक नुकसान करता है। इसे मोजेक रोग, पर्ण कुंचन जैसे कई नामों से जाना जाता है। पपीते की खेती करने वाले किसान इस फसल को लगाने से पहले ही इस रोग पर कंट्रोल करने की तैयारी कर लें, क्योंकि पपीते में इस रोग के आने की संभावना नहीं, पूरी गारंटी रहती है।
इसलिए रोपाई करने से लेकर उत्पादन लेने तक पौधों पर दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा। वायरस अपने आप नहीं फैलता है, तो यह एक कीट होता है, वह इसको फैलाता है। तो हमको कीट से रोकना है। यह कीट आपको किससे रोकेगा? कीटनाशक दवा आप आजकल देखेंगे इमिडाक्लोपीड नाम की दवा बाज़ार में मिलता है, उसका आप लिक्विड जो है 1 ml तरल 3 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं। यह दवाई का छिड़काव आप जब पौधा लगाते हैं उस समय से करते हुए आपको जब तक फल नहीं लगता है, जब तक फल नहीं होता है, फल पकता नहीं है, उस समय तक हम छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करने के लिए जब तक फूल आ गया उस समय तक छिड़काव करते हैं। इससे उसके बाद हम लोग छिड़काव करते हैं कि नीम के तेल से। जब फल आ जाता है तो नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर हम नीम का तेल घोल करके प्रत्येक सप्ताह छिड़कना पड़ता है। इस तरह से हम वायरस रोग, विषाणु रोग यानी जो भी रोग है हम उससे बचाव कर लेते हैं। पौधे जब लगाते हैं वहाँ हम लोग भी मच्छरदानी या कोई ऐसा कीड़ा नहीं प्रवेश करे उस तरह का ढककर हम पौधे का, पपीता के बीज का अंकुरण करते हैं और पौधा का तैयार पौधशाला में पौधा तैयार करते हैं। फिर जहाँ रोपाई करते हैं वहाँ पर भी हम फिर कीटनाशक दानेदार डाल करके वहाँ रोपाई करते हैं, या कीटनाशक दवाई जो है घोल बनाकर जड़ में पहला पानी उस समय डालते हैं जड़ के पास कि कीटनाशक से पौधा हमारा परिपूर्ण हो जाए, जैसे कीट हमारे आएंगे तो वहाँ पर रस नहीं चूसेगा, जिससे रोग नहीं फैलेगा। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। आपको हानि जो देखने को जो स्पष्ट रूप से मिलता है कि पौधा एकदम फलदार लदा हुआ है और अचानक वह बरसात के समय सूखने लगता है। यह पौधे के में जो लगता है जड़ सड़न कर देता है। एक हो गया जहाँ से पौधे से ज़मीन हमारा तना रहता है उसको पद बोलते हैं, उसी पर उखड़ा रहता है पेड़ पौधा तो उसको हम पद बोलते हैं। तो जड़ और पद सड़न का बीमारी लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। हम उपचार करने के लिए जैसे अभी मौसम शुरू हुआ बरसात का, तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल जो फफूंदनाशक कहलाता है बाज़ार से खरीदें और 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम पाउडर 2.5 ग्राम पाउडर को घोल कर जो भी हमें मात्रा एक पौधे में हम करीब 5 से 10 लीटर पानी को डालते हैं। यह डालने की प्रक्रिया ये है, जड़ के आसपास हम पौधे के को हम सुरक्षा देते हैं। पौधे के जड़ के आसपास ये 5 से 10 लीटर पानी एक पौधे में डाल देते हैं। तो आप इस तरह से अगर छिड़क देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। और यह 2 बार छिड़कना चाहिए, पानी जड़ में डालना चाहिए, क्योंकि पहला तो हुआ कि अभी बरसात शुरू हुआ अभी डालें और कुछ फिर 1 महीना के अंदर फिर दोबारा 1 बार और डाल दें, क्योंकि बरसात का सीज़न आप सोचेंगे अभी से 2-3 महीना तक रहता है, तो 2 बार कम से कम आपको डालना होगा। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। नेटवर्क पहचान रखता है। 1500 किलो वजनी इस रथ को शीशम और सागवान की लकड़ी से तैयार किया गया है। वहीं इस पर 80 किलो चांदी का काम है। ये चांदी भक्तों ने भेंट की है, जबकि कुछ चांदी पुराने रथ से निकाली गई है। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी। धनबाद में भी इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस्कॉन मंदिर समिति की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रथ पर भगवान की यात्रा निकाली जाएगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति। किसान भाइयों, पशु हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि का मुख्य आधार हैं। लेकिन इन पशुओं से अधिक दूध उत्पादन के लिए जरूरी है कि आप पशुओं की उन्नत नस्लों के पालन के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान करवाने पर भी विशेष ध्यान दें। तो आप गाय भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किस प्रकार से कराएं, लेकिन इस कार्य को कराते समय आप कौन कौन सी सावधानियों को भी बरतें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर शिल्पा साहू। किसी भी तरीके से यदि जानवरों की नस्ल सुधार की जाए तो हम प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, और जिससे हमारे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और देश की आय में भी वृद्धि होगी। हम बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान करते समय हमें गुदा मार्ग द्वारा फुल हैंड ग्लव्स पहन के या लंबे दस्ताने पहन के हमें गुदा मार्ग में हाथ डाल के परीक्षण करना चाहिए कि मादा के जो जननांग हैं वो उचित अवस्था में गर्मी में हैं या नहीं, या उसके जननांग किस प्रकार से हैं, वो गर्भ धारण कर सकते हैं या नहीं, या उसमें किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है, और भी अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की गांठ या कोई सिस्ट तो नहीं है। इन सब बातों का परीक्षण करना चाहिए। जब हम एआई करने जाते हैं तो सबसे पहले हम जानवर को अच्छी साफ सुथरी जगह में सही तरीके से हम जानवर को हैंडल करें। हम अच्छे से जानवर को बंधवा लें, अच्छे से रस्सी लगाकर बांधनी है। फिर उसको जो भी पशुपालक है जिसका जानवर है उसे सामने रहना है, वो अपने जानवर को पुचकारते रहे, सहलाते रहे, हाथ फेरते रहे। जो एआई के सारे जो उपकरण हैं, एआई गन, एआई शीट, सीमेन स्ट्रॉ, लंबे दस्ताने, लुब्रिकेशन, ये गम बूट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो भी है, हमें सारी जो उपकरण है वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान कराते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। ये सुनिश्चित कर लें कि मादा ऋतु चक्र में हो। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोकर साफ कर लें। वीर्य को गर्भाशय द्वार के अंदर ही छोड़ें। गन प्रवेश कराते समय ध्यान रखें कि ये गर्भाशय हॉर्न तक ना पहुंचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित तकनीशियन या पशु चिकित्सक से ही करवाएं। जो भी पर्सन है जो एआई करने आया है वो स्किल्ड होना चाहिए, यानी उसे कृत्रिम गर्भाधान का उचित ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं सीमेन स्ट्रॉ की, जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान में के थ्रू हम जो बीज डलवाने वाले हैं, जो हम कृत्रिम गर्भाधान में जिस भी नस्ल का हम बीज या सीमेन करवाने वाले हैं उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर। तो जो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे भी बुला रहे हैं उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर या ये सारे उपकरण उपलब्ध हों उनके पास। और हमें जब हम स्ट्रॉ को लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर से निकालते हैं तो हमें जब हम उसकी थॉइंग करते हैं या जब हम द्रवीकरण करते हैं तो जो पानी का तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और 30 सेकंड के लिए ही हमें स्ट्रॉ को उस पानी में डालनी चाहिए। और उसके बाद स्ट्रॉ को निकालकर हमें मलमल के या कॉटन के कपड़े से हमें अच्छी तरीके से पोंछना चाहिए। फिर हमें उसके जो फैक्ट्री एंड है गन की टिप पे हमें फैक्ट्री एंड लगाना चाहिए। फिर पिस्टन पीछे करके हमें जो प्रयोगशाला छोर है उससे स्ट्रॉ को कट करनी चाहिए। उसके बाद शीट कवर लगाना चाहिए, और फिर हमें हल्का सा देखना चाहिए गन कहीं अटक तो नहीं रही है। हमें शीट से गन लॉक कर देनी है। उसके बाद गन को हमें कहीं भी नहीं रखना है। गन एकदम स्टेरिलाइज, साफ स्वच्छ होनी चाहिए। एआई करने के पूर्व मादा का जो योनि द्वार है हमें उससे अच्छे से
साफ करना है, कपड़े से पोंछना है, नीचे से ऊपर की तरफ पोंछना है और फिर हमें एआई करनी है और जो सीमेन है उसको हमें सही जगह पे डिपॉजिट करना है ताकि हमारा जो जानवर है उसमें जो कंसेप्शन के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहें। इस तरीके से हम कृत्रिम गर्भाधान को सफल बना सकते हैं और आगे की जो संतति है उसे हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम लालपुरा, जिला जयपुर के किसान सुमित कुमार ने। आप कीट रोगों से बचाव के लिए बीजो उपचार पर जानकारी चाहते हैं तो सुमित कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह की फसलें उगाते हैं जिसमें कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं जिससे लागत खर्च बढ़ जाती है और पैदावार की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। ऐसे में किसान भाई को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। यदि किसान भाई बीज बुआई से पहले उपचारित कर ले तो इस समस्या से काफी हद तक अपनी फसलों को कीट रोगों से बचा सकते हैं। बीज उपचार के लिए सही समय और सही टाइम का चयन करना चाहिए, जिसमें बीज उपचार करें तो 24 घंटे पहले बीज उपचार करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इसकी वैलिडिटी 4 सप्ताह तक रहती है। इसके बाद में आप इसको सोविंग कर सकते हो खेत में या नर्सरी में। सर्वप्रथम बीज को फफूंदीनाशक से उपचारित करना चाहिए, फिर बाद में कीटनाशी से उपचारित करना चाहिए और फिर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। सर्वप्रथम फफूंदीनाशक से उपचारित करने के बाद में कीटनाशक से उपचारित करने के लिए 2 घंटे का अंतराल रखना चाहिए। इसके बाद में राइजोबियम कल्चर से 4 घंटे बाद में उपचारित करना चाहिए और उपचारित करने के बाद में इसको छायादार जगह सुखाना चाहिए, जिससे क्या है कि इसमें ना तो कोई ऊपर से फंगस का इनका नहीं रहता और डर। अब बात आती है बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो इसकी एक विधि है FIR, जिसमें बीज को क्रमबद्ध तरीके से उपचारित किया जाता है। पहले फफूंदनाशी कार्बेडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफॉस 6 मिलीलीटर या इमिडाक्लोरोप्रीड 6 मिलीलीटर दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में जीवाणु कल्चर राइजोबियम PSB कल्चर से 12 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करते हैं तो फसल कीट रोग से बच जाती है और उपज अधिक मिलती है। सीड ट्रीटमेंट कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है? ये है, एक तो फंगस से, बैक्टीरिया से, इनसे बचाता है ये, और कीटों से बचाता है, जिससे क्या है कि सीड की उम्र भी बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि भाई जर्मिनेशन परसेंटेज भी अधिक हो जाता है। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीज उपचार के फायदे हैं अनेक। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, कम खर्च में बीज उपचारित हो जाता है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है, फसल उत्पादन में लागत घट जाती है, फसल से गुणवत्ता युक्त पैदावार मिलती है। उपचारित करने से अपनी बीज की क्वालिटी और गुणवत्ता में सुधार होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।